So we'll start with next question. Next मतलब पहला क्वेश्चन ऑफ CET, a position dependent force. Do you remember हमने वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स सीखा था. तो जब फोर्स कांस्टेंट नहीं हो, मतलब फोर्स चेंजेस विद टाइम या फिर पोजीशन, तो उस केस में वर्क डन निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं. तो एक पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स आपको दिया है F इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर न्यूटन acts on a small body of mass 2 kilogram and displaces it from x equal to 0 to x equal to 5 meter. The work done in joule is. तो बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, वर्क डन नॉर्मली होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट. लेकिन ये कब, जब फोर्स कांस्टेंट हो. जब फोर्स वेरिएबल फोर्स हो तो उस केस में यू हैव टू इंटीग्रेट इंटीग्रेशन एफ डी एक्स. इनिशियल पोजीशन क्या था, x1 था. फाइनल क्या है, x2 है. और x1 की वैल्यू कितनी है, 0. x2 कितना है, 5. तो वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू 5. और f का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx. इसके बाद व्हाट वी डू इज, इसके बाद हम एक एक टर्म को इंटीग्रेट करते हैं अलग अलग से. तो वर्क डन इक्वल्स टू पहले टर्म का इंटीग्रेशन 7dx माइनस दूसरे का 2x dx प्लस तीसरे का 3x स्क्वायर dx. और सबके लिमिट सेम आएंगे तो मैं लिमिट्स को कॉमन लिख देता हूँ 0 टू 5. और इंटीग्रेशन के स्टेप्स पे ध्यान दो, क्योंकि इंटीग्रेशन तुम सीखते 12th में हो लेकिन उसका एप्लीकेशन फिजिक्स में 11th में है. तो थोड़ा ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 2 में कवर किया है इंटीग्रेशन. ऑलरेडी हमको पता है कैसे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दो. देयरफॉर वर्क डन इक्वल्स टू कांस्टेंट जो होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर. तो 7 इंटीग्रेशन dx कांस्टेंट बाहर माइनस 2 इंटीग्रेशन x dx, 3 बाहर 3 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू 5. क्या है वो, 2 रह गया. तो रह गया तो लिख लेंगे 2. तो 2 रह गया तो 2 लिख लेते हैं. ओके गुड. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx, x. इंटीग्रेशन ऑफ dy y dt t, राइट. तो dx इंटीग्रेशन कितना होता है, x. और डू यू रिमेंबर इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x स्क्वायर बाय 2. x रेज टू n का इंटीग्रेशन था x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3. इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 टू 5. तो देयरफॉर वर्क डन w इक्वल्स टू, अब ये जो 2 कैंसिल हो गया, ये भी हो गया कैंसिल. इसके बाद क्या करते हो, अपर लिमिट माइनस, तो जहां जहां पे x दिख रहा है वहां वहां क्या लिखेंगे, 5. अपर लिमिट लिखेंगे ना 5. फिर क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट. तो 7 इंटू 5 माइनस ये x स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब माइनस 0 0 और 0, तो तीनों टर्म्स 0. क्योंकि लोअर लिमिट 0 था तो तीनों टर्म्स 0 0 0. व्हाट इज 7 इंटू 5, 35 माइनस कितना, प्लस कितना 125. तो 35 में से 25 गए 10 और 125 ऐड हो गए 135 जूल. 135 जूल, ऑप्शन नंबर डी. अगला क्वेश्चन. अभी अगला क्वेश्चन सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, क्योंकि वापस वही प्रॉब्लम है, कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप सीखोगे 12th में, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन में. A spring of force constant 800 Newton per meter has an extension of 5 centimeter. The work done in extending it from 5 centimeter to 1 centimeter is. पहले तो क्वेश्चन गलत है, 5 centimeter to 15 centimeter होना चाहिए, तो क्वेश्चन में करेक्शन है. ये फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, एक्सटेंशन क्या है, बताता हूँ. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, जैसे सीलिंग है. सीलिंग के नीचे तुमने एक स्प्रिंग को टाई कर दिया, एक स्प्रिंग है, गुड, राइट. अब स्प्रिंग का लेंथ यहाँ तक है,
नाउ इमेजिन मैं इस स्प्रिंग के नीचे एक लोड लगा देता हूँ, लोड मतलब वेट लगा देता हूँ, वेट, क्या होगा? एक्सटेंशन होगा, लेंथ बढ़ेगा। तो स्प्रिंग जो है ना, इसका एक्सटेंशन हो गया, इसका लेंथ बढ़ गया। तो ये स्प्रिंग जो है इसका हो गया एक्सटेंशन। जस्ट अ मिनट। ओके ओके ओके। तो हम थे इस क्वेश्चन पे। तो हमारे पास था एक स्प्रिंग जो हमने एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट करके रखा था। इसके नीचे एक लोड था, वेट लगा दिया तुमने, इसके नीचे वेट लगा दिया, और वेट लगाने की वजह से इसका हो गया एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब इसका लेंथ बढ़ गया। कितना लेंथ बढ़ा? एक्स। तो एक बात बताओ, अगर मैंने 1 kg का लोड लगाया था, तो इमेजिन, जस्ट इमेजिन 1 सेंटीमीटर से लेंथ बढ़ा। मैंने 2 किलोग्राम लोड लगाया तो क्या होगा? 2 मतलब एक्सटेंशन और भी ज़्यादा होगा। 3 kg लगाया तो और भी ज़्यादा होगा। 4 kg लगाया तो और भी ज़्यादा होगा। मतलब जितना ज़्यादा लोड उतना ज़्यादा, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। बराबर, करेक्ट। तो स्प्रिंग के केस में हमेशा याद रखना, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। तो फोर्स इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन, ऐसा ही आता है। और एक साइन आता है माइनस। तो माइनस क्यों आता है वो 12th में देखेंगे, फिलहाल तो हम उसको प्लस लिखेंगे। बराबर। तो ये जो तुमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लिखा है, इस कांस्टेंट को तुम बोलते हो स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? स्प्रिंग कांस्टेंट। और अगर तुम देख रहे हो ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? फोर्स अपॉन डिस्टेंस। फोर्स अपॉन डिस्टेंस। फोर्स किस में मेजर होता है? न्यूटन में। और डिस्टेंस किस में होता है? मीटर में। किस में होता है? तो न्यूटन पर मीटर लिखा है, न्यूटन पर मीटर। क्या बोला है? स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर। मतलब किसकी वैल्यू दी है? के की। तो तुम्हारे पास के की वैल्यू है, कितनी है? 800 न्यूटन पर मीटर। आगे बोला है कितना एक्सटेंशन है? 5 सेंटीमीटर का। बराबर। अब इसके आगे और क्या बोला है? द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। अब एक फॉर्मूला है जिसको तुमको सिर्फ याद रखना है। वर्क डन इन एक्सटेंशन इज हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन प्रोड्यूस वर्क डन टू प्रोड्यूस एक्सटेंशन x इज हाफ के एक्स स्क्वायर। बराबर। पहले एक्सटेंशन कितना था? 5। फिर कितना करना है? 15। बराबर। तो वर्क डन इन एक्सटेंडिंग फ्रॉम 5 to 15 इज फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन। फाइनल वर्क डन मतलब क्या? हाफ के x2 स्क्वायर। व्हाट इज x2? 15 माइनस इनिशियल कितना होगा? हाफ के x1 स्क्वायर। व्हाट इज x1? 5। गुड। तो क्या कॉमन आ गया? हाफ के, और अंदर क्या बचा? x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी है? 800। x2 कितना है? 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो 10⁻², और इसको भी 10⁻²। बराबर। तो ये हो जाएगा 400। 15 स्क्वायर कितना होता है? 225। 5 स्क्वायर कितना होता है? 25। 10⁻² का स्क्वायर कितना होता है? 10⁻⁻4। यहाँ भी तो कॉमन निकाल लिया, राइट। तो ये 400 है, मतलब 4 इंटू 100 है, और ये 200 है, तो 2 इंटू 100 है ना, इंटू 10⁻⁻4। 10⁻²+2 मतलब 10⁻+4, और -4 क्या हो गया? कैंसल। तो 4 इंटू 2 कितना आ गया? 8। तो आंसर कितना होना चाहिए? 8 है क्या? 8 जूल। ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is released from a height, some height। हाइट को s बोल लो, h बोल लो, तुम्हारी मर्जी। तो इधर तो अभी s दिख रहा है, तो हाइट s होगा। इन्होंने यहाँ लिखना चाहिए था a particle is released from some height s। At certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy। The height and speed of the particle at that instant are। तो पहले क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ लो। इमेजिन
एक ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, इसको मैंने यहां से रिलीज किया फ्रॉम सम हाइट, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से ये जो डिस्टेंस है ये है s। अब रिलीज करना मतलब क्या होता है? रिलीज करना मतलब इनिशियल स्पीड इज 0, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0, तो जो भी है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है वो? पोटेंशियल एनर्जी, राइट। जब मैं इसको रिलीज करूंगा, जब मैं रिलीज करूंगा तो हाइट कम होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, लेकिन स्पीड बढ़ते जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, व्हाट इज डिक्रीजिंग? पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इंक्रीजिंग? वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, इसको ए पॉइंट बोलते हैं, इधर इसको बी पॉइंट बोलते हैं, इसको सी पॉइंट बोलते हैं। मान लेते हैं कि जब ग्राउंड से हाइट x था, मतलब बी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के 3 टाइम्स है। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में बोल रहा है एट अ सर्टेन हाइट, मतलब एट सर्टेन हाइट मतलब x, its kinetic energy, particle का kinetic energy is 3 times of potential energy, is 3 times of potential energy। पक्का? गुड, राइट। तो अभी आपको ये इक्वेशन यूज करना है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले पता होना चाहिए ए पे स्पीड था 0, क्योंकि हमने उसको पकड़ के रखा था। यहां तक बी तक आते आते स्पीड कितना हो गया ये पता होना चाहिए। अब ये कैसे पता करते हो? तो तुमने इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स सीखे हैं। कौन से इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स पता है तुमको? देखो, सोचना कैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ यू नीड टू थिंक। मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है? u इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए? v। मतलब जो भी इक्वेशन में मैं यूज करने वाला हूँ उसमें v और u तो होना ही चाहिए, राइट। मतलब s इक्वल टू यू टी प्लस 1/8 स्क्वायर नहीं चलेगा, बराबर। तो बचा कौन? v इक्वल टू यू प्लस ए टी और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। लेकिन मुझे मुझे ये टोटल डिस्टेंस कितना था? टोटल कितना था? s, राइट। उसमें से x गया तो ये कितना हुआ? हाँ, तो मुझे डिस्टेंस भी पता है, तो मुझे v चाहिए, मुझे u पता है और मुझे s पता है। अब बताओ कौन सा इक्वेशन यूज होगा? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ, s मतलब डिस्टेंस, s मतलब डिस्टेंस, तो मैं इसको फिलहाल d लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे s हमने टोटल हाइट के लिए यूज किया है। ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये इंटेंशनली किया जाता है, क्योंकि तुम उधर भी s लिखोगे फिर s में कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज मत हो, इसको d बोल दो। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर कितना? 0। a क्या है? g है, क्योंकि एक्सेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और डिस्टेंस a से b तक कितना कवर हो गया? s माइनस एक्स। तो v क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2g s माइनस एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, टेम्पररी मान लो, देखते हैं बाद में। दिख रहा है? रूट 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 कहीं तो दिख रहा है आपको। आपको क्या क्या पूछा था? हाइट एंड स्पीड, हाइट एंड स्पीड, मतलब हाइट मतलब x की वैल्यू और स्पीड, ऐसा पूछा था, बराबर। गुड। ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 कहाँ से मिलेगा? जो कंडीशन तुमको दिया है, क्या कंडीशन दिया है? काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। What is kinetic energy? Half mv square. What is potential energy? mgh। लेकिन h कितना है? x है, तो mgx। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये और ये हो गया कैंसल, v स्क्वायर बाई 2, लेकिन v स्क्वायर क्या आया? 2gs माइनस एक्स अपॉन 2। v स्क्वायर बाई 2 था ना, इक्वल टू 3gx। 2 और 2 कैंसल, g और g भी कैंसल। तो क्या आया? s माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x। तो s इक्वल्स टू क्या आ गया? 4x। तो x क्या आ गया? s बाय 4। तो कितना हाइट? s बाय 4, s बाय 4, s बाय 4, s बाय 4, 3 ऑप्शन में है, तो ये तो नहीं होगा, बराबर। अभी क्या चेक करना है फिर? क्या चेक करना है? स्पीड। स्पीड का इक्वेशन क्या था? अंडर रूट ऑफ 2g s माइनस एक्स, और x क्या आया? s बाय
4। तो ये जो x की वैल्यू तुमने फाइंड की वो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो v equals to अंडर रूट ऑफ 2g s minus x. What is x? S by 4. What is s minus s by 4? s minus s by 4, 3s by 4, 3s by 4, ये 1 और ये 2 तो क्या आ गया v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3gs by 2, 3gs by 2। तो दो जगह पे दिख रहा है तुमको, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एक्चुअली करेक्शन है, ये पूरा रूट होना चाहिए था, मतलब 2 रूट के अंदर है, यहाँ पे 2 रूट के बाहर है, हमारे पास 2 रूट के अंदर आया, तो ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आपको जो सीईटी का बुक मैंने रेकमेंड किया उसमें सॉल्यूशन दिया नहीं है, सिर्फ ऑप्शन दे के छोड़ दिया, तो थोड़ा अच्छे से ज़्यादा ध्यान दो। अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम, बॉडी का मास कितना है 3 किलोग्राम, इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, is acted upon by a constant force, is displaced by s मीटर। मेरे पास एक बॉडी है उसको मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो उसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ s गिवन बाय, थोड़ा क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा फ्रेम किया है कि कंफ्यूज हो जाओ, गिवन बाय क्या गिवन बाय, फोर्स गिवन बाय कि s गिवन बाय s, तो s का फॉर्मूला क्या है 1/3 t स्क्वायर, where t is in second, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड्स। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्क डन, वर्क डन मतलब क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर, व्हाट इज फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वर्क डन बन गया मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब आपको अगर वर्क फाइंड करना है तो आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चाहिए, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो दिया है, कितना दिया है 3, और s का इक्वेशन दिया है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ s 1/3 t स्क्वायर, ठीक बराबर पक्का। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो स्पीड कैसे निकालते हो, ds by dt, डेरिवेटिव लेते हो, ओके, तो v इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ s, लेकिन s क्या है 1/3 t स्क्वायर, 1/3 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2t, कितना होता है 2t, देखो 1/3 बाहर गया, t स्क्वायर डेरिवेटिव कितना होता है 2t बराबर, तो v क्या आ गया 2/3 इंटू टी, 2/3 इंटू टी, पक्का पक्का, श्योर, गुड, हमको a चाहिए था कि v चाहिए था, a चाहिए था, a कैसे फाइंड होता है dv बाय dt, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अब, तो d dt ऑफ 2/3t, 2/3 कांस्टेंट बाहर, व्हाट इज dt बाय dt 1, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन का वैल्यू 2/3, तुमको a चाहिए था मिल गया, तुमको m दिया हुआ है यस, तुमको s चाहिए, s का इक्वेशन दिया हुआ है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ s 1/3 t स्क्वायर, s इक्वल्स टू 1/3 t स्क्वायर, लेकिन वर्क डन इन 2 सेकेंड्स, तो t की वैल्यू हम लोग कितनी डालेंगे यहाँ पे 2 सेकेंड, तो 1/3 इंटू 2 स्क्वायर, t की जगह पे क्या लिखा 2, ऐसा क्यों लिखा क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है 2 सेकंड के बाद कितना वर्क हुआ, तो 2 सेकंड के बाद तो 2 सेकंड, तो ये कितना हो गया 4/3, देयरफॉर वर्क डन क्या था मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू s, मास कितना दिया हुआ है तुमको 3 kg, a की वैल्यू क्या फाइंड की तुमने 2/3, और 2 सेकंड के बाद s कितना आया 4/3 बराबर, ये और ये हो गया कैंसल, ये कितना है 8, तो आंसर इज 8/3, ऑप्शन नंबर 8। चलो अगला क्वेश्चन, a force F equal to ay square plus by plus c acts on a body in gamma direction, gamma direction कुछ नहीं होता है y डायरेक्शन है वो, y मिसप्रिंट है वो,
in y direction. The work done by this force during displacement from y equal to minus a to y equal to plus a is. तो वापस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन समझा है क्या? दिस इज वन थिंग, एक बॉडी पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? वाई डायरेक्शन में। वर्क डन पूछा है, तो सबसे पहले ये बताओ ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है? वेरिएबल है, क्योंकि फोर्स वाई पर डिपेंड करता है, मतलब वाई की वैल्यू के साथ फोर्स चेंज होगा। तो वर्क डन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हमने अभी देखा था। तो वर्क डन जब वेरिएबल हो फोर्स, तो वर्क डन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन करते हो। इंटीग्रेशन क्या करते हो? एफ डी एक्स, लेकिन यहाँ पे एफ डी वाई, क्योंकि यहाँ पे फोर्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट हो रहा है। और लिमिट्स क्या डालते हो? x1 टू x2, यहाँ पे y1 टू y2। तो वर्क डन इक्वल्स टू y1, व्हाट इज y1 वैल्यू? माइनस a, व्हाट इज y2 वैल्यू? प्लस a, व्हाट इज f? a y स्क्वायर प्लस by प्लस c dy, बराबर। इसके बाद हम क्या करते हैं? तीनों टर्म्स को सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं ना ऐसा। तो इंटीग्रेशन a y स्क्वायर dy प्लस इंटीग्रेशन बी वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन सी डी वाई, कहाँ से कहाँ तक? माइनस ए से प्लस ए तक, माइनस ए से प्लस ए तक। ओके गुड। देन देयरफॉर इसके बाद कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, तो पहले टर्म में कौन कांस्टेंट है? a, वो गया बाहर, तो क्या आया? y स्क्वायर डी वाई, प्लस दूसरे में कौन कांस्टेंट है? b, वो गया बाहर, y डी वाई, प्लस तीसरे में तो c है और c कांस्टेंट है, वो भी गया बाहर, तो प्लस c इंटीग्रेशन डी वाई। लिमिट्स क्या थे? माइनस ए से प्लस ए तक, ये थे आपके लिमिट्स। तो देयरफॉर वर्क डन इक्वल्स टू a, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर y क्यूब बाय 3, y रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है y रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। b, y का y स्क्वायर बाय 2 प्लस cy माइनस a2 प्लस a, माइनस a2 प्लस a। तो देयरफॉर वर्क डन इक्वल्स टू, अब इसके बाद क्या करते हो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो a अपर लिमिट मतलब प्लस a, तो प्लस a का क्यूब a क्यूब ही होता है अपॉन 3, b a स्क्वायर बाय 2 प्लस सी ए, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस क्या करते हैं? लोअर लिमिट। व्हाट इज लोअर लिमिट? माइनस a। मुझे एक बात बताओ, माइनस a का क्यूब क्या आएगा? माइनस a क्यूब, तो माइनस a क्यूब अपॉन 3 माइनस a का स्क्वायर क्या आएगा? प्लस ए स्क्वायर, तो बी ए स्क्वायर बाय 2 और सी इंटू माइनस ए, तो क्या हो जाएगा? माइनस सी। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे, जब तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो जो माइनस था वो क्या हो जाएगा? प्लस। तो यू विल हैव देयरफॉर वर्क डन इक्वल्स टू, ये टर्म तो वैसा का वैसा है, ए क्यूब बाय 3 प्लस बी ए स्क्वायर बाय 2 प्लस सी ए, माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस, तो प्लस ए क्यूब बाय 3 माइनस बी ए स्क्वायर बाय 2 प्लस सी ए, ये हो गया कैंसिल और ये हो गया कैंसिल, ये 2 बार और ये भी 2 बार। तो वर्क डन इज 2 टाइम्स ऑफ, ऑप्शन में देख लेना, ऑप्शन है ओके, 2a क्यूब बाय 3 प्लस 2ca, ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन। अभी अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले वो समझ लेते हैं, और अगर ध्यान होगा तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो गए, कुछ करना ही नहीं है। अगर अगर ध्यान होगा तो जरा यहाँ ध्यान दो, ध्यान दो, गुड। तो ऐसा है, लेट अस टेक द केस ऑफ लिफ्ट, एन ऑब्जेक्ट इनसाइड अ लिफ्ट। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना, ऑब्जेक्ट इनसाइड अ लिफ्ट। अब ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल
फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो, अगर हमारे पास एक सरफेस है, जैसे टेबल हो गया, उसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो वी कीप सम ऑब्जेक्ट, तो व्हाट यू शुड नो इज, जो इसका वेट है एम जी, ये होता है एक्चुअल वेट या फिर रियल वेट। एक्चुअल वेट ये होता है एक्शन सरफेस पे, और न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो ये सरफेस इस पर रिएक्शन भी लगाता है, रिएक्शन लगा देता है, इसको मैं आर बोल देता हूँ। ये आर को हम बोलते हैं रिएक्शन या फिर बोलते हैं एपरेंट वेट। क्या होता है ये एपरेंट वेट? अभी एपरेंट वेट का मतलब क्या होता है वो समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मास 50 किलोग्राम है, तो आपका वेट 50 जी है, 50 इंटू जी, क्योंकि मास इंटू जी, दैट इज एक्चुअल वेट। आप जिस वेइंग मशीन पे खड़े हो गए, हो सकता है वेइंग मशीन 50 दिखा रहा है, हो सकता है, हम्म? हो सकता है 49 दिखा रहा है, हो सकता है 51 दिखा रहा है। तो जो भी आप मेजर करते हो वो होता है एपरेंट वेट। एक्चुअल वेट क्या होता है एन जी, मेजर करते हो क्या होता है एपरेंट वेट। एक्चुअल वेट क्या होता है एन जी, और तो मेजर करते हो क्या होता है एपरेंट वेट। कभी कभी एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट सेम होता है, कभी कभी आर इक्वल टू एम जी आता है, हर बार नहीं आता है, तो भी ध्यान देना ये। तो व्हाट यू मेजर इज एपरेंट वेट, व्हाट यू मेजर इज एपरेंट, इसको भूलना बिल्कुल नहीं। अब अगर हमारे पास एक लिफ्ट है, लिफ्ट, और लिफ्ट के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, मैंने लिफ्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो बहुत सारे केसेस बनते हैं। केस नंबर 1, लिफ्ट इज स्टेशनरी। केस 1, लिफ्ट इज स्टेशनरी। लिफ्ट इज स्टेशनरी, इसका मतलब लिफ्ट मूव नहीं हो रहा है, लिफ्ट इज स्टेशनरी। तो जब लिफ्ट मूव नहीं होता है तो आर इक्वल्स टू क्या होता है एम जी। तो एपरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट। तो तुम लिफ्ट में खड़े हो, तुम्हारा वेट लिफ्ट पे एक्शन है, और लिफ्ट में तुमने एक वेइंग मशीन में रखा हुआ है, और तुमको वेइंग मशीन में तुमको तुम्हारा वेट दिख रहा है। अगर लिफ्ट मूविंग नहीं है तो तुमको जो भी वेट तुम मेजर कर रहे हो वो क्या है एक्चुअल वेट है। तो जब लिफ्ट स्टेशनरी हो, योर एपरेंट वेट इज इक्वल टू actual weight, apparent weight equal to actual weight. Case 2, lift is moving with constant velocity, lift is moving with constant velocity। लिफ्ट ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो डज नॉट मैटर, लेकिन वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है। तो लिफ्ट इज मूविंग अप और डाउन, अप और डाउन, बट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इस केस में भी r इक्वल टू क्या होता है mg, एपरेंट वेट इक्वल्स टू एक्चुअल वेट। लेकिन जब लिफ्ट अप या डाउन जाता है विद एक्सेलरेशन, तो दो केस बनेंगे अब इसमें। केस नंबर 3, लिफ्ट इज मूविंग अप, लिफ्ट इज मूविंग अप with acceleration, with acceleration a। तो लिफ्ट अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर, याद रखना ऊपर जा रहा है। अब मैं वापस डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये लिफ्ट था, लिफ्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट था, एक ब्लॉक था, ब्लॉक, सम ब्लॉक, एनी ब्लॉक। वेट इज mg इज डाउनवर्ड्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इज अपवर्ड्स, बराबर, ये हो गया r। और लिफ्ट कहाँ जा रहा है ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलेरेशन a, विथ एक्सेलेरेशन a। अब पहले तो एक चीज बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट इसको छोड़ दिया कहाँ गया, ये क्यों गया नीचे, ग्रेविटी, वेरी गुड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे तब जाता है जब नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कहाँ हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ऊपर कब जाएगा फिर जब रिजल्टेंट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में हो अपवर्ड्स। इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है इस केस में, रिजल्टेंट फोर्स जिसको मैं नेट फोर्स बोल रहा हूँ, वो है अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, आर माइनस एम जी। अब बोलोगे उल्टा क्यों नहीं लिखा, एम जी माइनस आर क्यों नहीं लिखा, मैंने इसलिए पहले ही पूछा तुमको। कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे कब जाता है जब रिजल्टेंट फोर्स कहाँ हो डाउनवर्ड्स, और ऊपर कब जाता है जब रिजल्टेंट फोर्स कहाँ हो अपवर्ड्स। मतलब ऊपर फोर्स ज्यादा है, नीचे फोर्स कम है, तो बड़ा माइनस छोटा करोगे ना, तो आर माइनस
mg इक्वल टू नेट फोर्स। लेकिन एक बात बताओ, व्हाट इज फोर्स का जनरल फॉर्मूला? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये नेट फोर्स क्या है? ma है। क्या है ये? ma है। क्या है ये? ma है। तो ma इक्वल टू r माइनस mg। तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो mg प्लस ma बराबर। व्हाट वाज r? apparent weight। व्हाट इज mg? एक्चुअल वेट। तो अब मुझे ये बताओ, ये इक्वेशन देख के r बड़ा कि mg बड़ा? r, क्योंकि mg प्लस समथिंग इज r, मतलब apparent weight is greater than actual weight। याद रखना। मतलब अगर तुम एक लिफ्ट में खड़े हो गए और लिफ्ट का बटन दबाया ऊपर जाने के लिए, तो टेम्पररीली जब लिफ्ट का वेलोसिटी बढ़ेगा, मतलब क्या होगा? एक्सेलेरेशन होगा, तो तुमको तुम्हारा वेट ज़्यादा मेजर होगा, और ऐसा सच में होता है। तो वही मशीन लो, लिफ्ट में जाओ, उसके ऊपर खड़े हो जाओ, अपना वेट देख लो, जो भी होगा 50-60, फिर बटन दबाओ ऊपर जाने के लिए। टेम्पररीली आप देखोगे कि आपका वेट बढ़ गया, मशीन में दिखाएगा आपको। तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एक्चुअल apparent weight is greater than एक्चुअल वेट। और इसी इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? g प्लस ए, सिर्फ m क्या निकाल लिया? कॉमन। ये होता है नेट एक्सेलरेशन। क्या होता है ये? नेट एक्सेलरेशन। और ये होता है फोर्स, क्योंकि रिएक्शन इज फोर्स, और ये क्या है? नेट एक्सेलरेशन है। पक्का पक्का। तो एक बात बताओ मेरे को, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन? g प्लस ए, व्हाट इज नेट फोर्स? mg प्लस ए। याद रहेगा? पक्का। अभी केस नंबर 4, लिफ्ट मूविंग डाउन। केस 4, लिफ्ट मूविंग डाउन with acceleration a, lift moving down with acceleration a, डाउनवर्ड फोर्स कौन था? mg। अपवर्ड कौन था? r। अभी लिफ्ट कहाँ जा रहा है? नीचे, तो नीचे का फोर्स ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा? mg माइनस r। नेट फोर्स क्या होता है? ma, mg माइनस r। r को यहाँ लाओ, तो mg माइनस ma। ये कौन है? एपरेंट वेट। ये कौन है? एक्चुअल वेट। तो यहाँ पे कौन बड़ा? एक्चुअल वेट। तो r इज लेस देन mg। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या? r इक्वल्स टू mg माइनस a। ये नेट फोर्स हो गया ये, और ये कौन है? नेट एक्सेलरेशन। बराबर, राइट। तो टेल मी, इफ लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन a, व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन? g minus a. What is the force? mg minus a. If it is going up with acceleration a, what is net acceleration? g plus a. What is force? mg plus a. If lift is going up or down but with constant velocity, r equal to mg, and if lift is stationary, r equals to mg। अब अगर ये सब याद है तो देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, ओरली होते हैं। 11,000 इसका आंसर आएगा। क्यों? A person of mass 60 kg is inside a lift of mass 940 kg। तो पर्सन और लिफ्ट टोटल मास कितना हो गया? 1000 kg। The lift starts moving upwards with acceleration 1। If g is 10, the tension in the supporting cable is, लिफ्ट के ऊपर जो रस्सी होती है उसमें टेंशन कितना? टेंशन मतलब फोर्स, और फोर्स मतलब m इंटू ए। लेकिन मैंने क्या बोला कि जब लिफ्ट ऊपर जा रहा हो तो a की g प्लस ए, तो g कितना है? 10, a कितना है? 1, तो 10 प्लस 1 11, और टोटल मास कितना था? 1000, तो 10,000 मतलब 1000 इंटू 11,000। तो सिर्फ ये ट्रिक्स पता होंगे ना। टेंशन मतलब फोर्स, और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो g प्लस ए, नीचे आ रही है तो g माइनस ए। यहाँ पे अपवर्ड बोला है क्या? यस। व्हाट इज टोटल मास? 1000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 1। 10 प्लस 1 11 इंटू 1000, तो कितना हो गया? 11,000 न्यूटन। खत्म।